देखिए जो गुलाम है वो कहाँ से बोलेंगे, गुलाम में इतनी हिम्मत कहाँ है। ये तो सारे के सारे सब दरबारी हैं जिनके हलक में थूक सूख जाता है। और केवल डेमोक्रेसी की बात नहीं है, देश तो हर चीज़ में नीचे गया है। चाहे आप सोशल इंडेक्स में देख लें, चाहे आप बुक के इंडेक्स में देख लें, एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें जो है देश आगे बढ़ा हो। हर चीज़ में नीचे गया है। और जहाँ डेमोक्रेसी की बात है, मोदी जी ने सबसे पहले डेमोक्रेसी तो मैं समझता हूँ अपनी पार्टी की ख़त्म की है। मोदी जी और अमित शाह ने, इन दोनों के अलावा पार्टी में कौन नजर आता है। हर चीज़ उन्होंने पीएमओ में कंट्रोल कर ली है। जब तक पीएमओ से जो है आपको हरी झंडी नहीं मिलेगी, पीएमओ से साफ नहीं होगा मामला, तब तक कहीं भी कोई किसी को इजाज़त ही नहीं कुछ भी काम करने की। दूसरा, जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस बार जब दोबारा ये चुन के आए हैं 2019 में, उसके बाद से जितने भी संसद में विधेयक पेश किए हैं, उनमें से किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर कोई चर्चा संसद में तरीके से नहीं हुई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि संसद की जो स्थायी समितियां होती हैं, उन स्थायी समितियों को ये बिल भेजे जाते हैं ताकि अगर किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़े तो वो कमेटी एक्सपर्ट को बुला सके। और अगर किसी मतलब और जो पार्टी के जो बड़े अच्छे जो काबिल लोग हैं, सांसद हैं, उनके भी अच्छे विचार आ सकें। क्योंकि होता ऐसा है कि पार्टी जब अपना व्हिप जारी करेगी या वैसे भी आप संसद में जो पार्टी की लाइन है उससे अलग हट के बात नहीं कर सकते। लेकिन कमेटी में जब आप जाएंगे तो वहाँ जो आपको ठीक लगता है, जो बेहतर लगता है, आप वो बात करेंगे। उसके लिए पार्टी में भी कहीं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी कार्रवाई बिल्कुल सीक्रेट रख दी जाती है। ये उसका विशेष अधिकार है। किसी भी बिल को इस 2019 में आने के बाद वो वहाँ लेके नहीं गए। मतलब ये है कि आप मन मर्जी से कर रहे हैं, आप लाते हैं। और आपने पीछे देखा होगा जब कोरोना के समय में थोड़ी दिन के लिए 10 दिन के लिए थी, 10 दिन में करीब 22 या 24 जो बिल हैं वो कानून बन गए। तो आप चर्चा करने की जो है मौका नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो उसका अनुच्छेद 370 का बिल आया था और ये CNRC वगैरह, 2-2 घंटे पहले आप सांसदों को बिल पेश कर रहे हैं। क्या पढ़ेगा, क्या चर्चा करेगा। तो संवैधानिक परंपराओं को और इस लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दूसरा, एक चीज और देखें, पिछले 7 साल में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। चलो ना बुलाओ बाकी सबको, अपने गोदी मीडिया जो आपके तलवे चाटता रहता है, जो आपकी गुलामी कर रहा है, आप उसी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मोदी जी ने 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। यानी कि लोगों के सवालों से, पत्रकारों के सवालों से मोदी जी इतना डरते हैं, इतना बचते हैं। और लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री प्रेस से डरने लगे या प्रेस को अपने हिसाब से चलाने लगे, इससे बड़ा और लोकतंत्र का सत्यानाश क्या होगा। आज जो मीडिया है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। वकील साहब, मैं बीट साहब आपके पास भी आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक फ्रीडम टू स्पीच जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, चाहे आप किसान आंदोलन में किसानों को रोकने के लिए सड़क खोद दिया जाए, 11-11 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दिया जाए, उसके ऊपर कटीली तार लगा दी जाए, कीलें ठोक दी जाए। इससे पहले भी आंदोलन को कुचलने के लिए कई आंदोलन हुए, कई आवाज़ें उठी इसको कुचलने के लिए। जिस तरह से एक टूल की तरह गोदी मीडिया का इस्तेमाल हो, पत्थरबाज घुस जाए उसमें, कोई कट्टा लेके पहुंच जाता है। तो लोकतंत्र के अंदर में जो हमारा इंडेक्स आज नीचे गिरा है, उसमें इन फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है इसी रिपोर्ट के मुताबिक। नहीं, निश्चित रूप से इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें भी सबसे बड़ी गंभीरता जो मुझे नजर आती है कि आप लोकतंत्र को दबाने के लिए पुलिस का, प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ में बीजेपी और RSS के गुंडे घुस रहे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जैसे अगर आप देखेंगे 27 तारीख को यही गाजीपुर पर 6 बजे से 10 बजे की जो स्थिति रही है, उसमें आप लोग सारे भी थे, आपने देखा कि RSS के और बीजेपी के गुंडे आ रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस खड़ी है और पुलिस के सामने ही वो सारे गुंडे जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। कम से कम लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। ये केवल और केवल राजतंत्र में और तानाशाही में ही होता है। तो इससे जो इंडेक्स है लोकतंत्र का, वो निश्चित रूप से नीचे ही जाएगा। आपको बात पसंद नहीं, अलग बात है, आप बात नहीं मान रहे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो अपने जायज हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनको संविधान ने अधिकार दिया है, आप उनको कुचलने का काम कर रहे हैं, हर तरह से आप उनको दबाने का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है। और कम से कम इस विषय में उस प्रधानमंत्री को तो शर्म आनी ही चाहिए
जो लोकतंत्र की जो संसद के मंदिर में जब चढ़ता है तो पहले संसद की जो सीढ़ी है उस पर माथा टेकता है। मतलब वो व्यक्ति इस तरह से लोकतंत्र का गला दबा रहा है, खत्म कर रहा है, ये बड़ी गंभीर है। तो फिर किस लोकतंत्र की और किस विकास की बात करते हैं हमारे प्रधान सेवक? नहीं, विकास तो कुछ है ही नहीं। आप देखिए, एक छोटी सी चीज बताऊंगा मैंने 7 साल में इतना सीखा है, जो बीजेपी के और आरएसएस के या मोदी जी के जितने भी काम है, जो वो कहते हैं वो समझ लीजिए कि किसी हालत में नहीं करेंगे, और वो जो नहीं कह रहे हैं मान लीजिए आपको उसको जरूर करेंगे। ये मोदी जी का है, मतलब उसका उलट करते हैं। तो जो विकास की बात करते हैं, मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। इस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस देश की जो जीडीपी 3 ट्रिलियन थी, यानी 210 लाख करोड़ की जो देश की संपत्ति थी, उस संपत्ति को तबाह करके मोदी जी ने 140 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया, यानी 2 ट्रिलियन रह गई। कह रहे थे 5 ट्रिलियन ले जाने की। लोगों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं, और किसानों की ही आय पिछले 6-7 साल का ही डाटा देख लें तो 35% कम हुई है। आप कह रहे हैं इसे दुगनी करोगे, अरे जो कम हो गई है उसका बताओ, आप मुझसे नहीं बता रहे हैं। तो मोदी जी ने जिस क्षेत्र में भी किया है, आप देखेंगे आज की तारीख में इंडस्ट्री पूरी तबाह है। जो आप देखेंगे एक 6.5 करोड़ आबादी संख्या जो है उनकी है, जो एमएसएमई यानी जो लघु और सीमांत जो कुटीर उद्योग है, उस कुटीर उद्योग को 90% पूरी तरह से तबाह कर दिया मोदी जी ने। उसमें मात्र 10% है जो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं, बाकी को तबाह कर दिया। हालत ये कर दी है कि उन पे जो कर्जा होता था, जब रोजगार ही नहीं है, जब उत्पादन हो ही नहीं रहा, कर्जा कहां से पटाएंगे? पहले तो 1 साल में आप उसको एनपीए अकाउंट घोषित करते थे, अब 3 महीने में उसका एनपीए अकाउंट घोषित करके और आप उसकी जमीन, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो इंडस्ट्री है, उसका जो मकान है, उस सबको जब्त कर रहे हैं। तो इससे देश का विकास हो रहा है या देश का विनाश हो रहा है? आप विकास की बात करते हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में गन्ना किसान यहाँ पर लोग हैं। गन्ना किसानों का पिछले 2 साल का 15,683 करोड़ रुपया बकाया है, और इतनी बड़ी जो पैसा है, इतनी बड़ा जो अमाउंट है, इसमें जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज से ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो शुगर मिल मालिक हैं, 1 साल में एक नई मिल खड़ी कर लेते हैं। अब आप देखिए, पैसा किसका है? किसान का। और इस्तेमाल कौन कर रहा है उसे? 2 साल तक बिजनेसमैन इस्तेमाल कर रहा, सरकार के कान पर क्यों नहीं रहे? ये सारी जो चीजें हैं, ये साफ बताते हैं। एजुकेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया इस सरकार ने। मात्र चंद लोगों के लिए एजुकेशन रह गई है। जो मेडिकल फील्ड है, उस मेडिकल फील्ड को इस सरकार ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। आप देखें कि कोरोना काल में अगर देश का सबसे बड़ा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यानी एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, वो बंद हो जाए, उसकी ओपीडी बंद हो जाए, और लगभग साल भर होने जा रहा है, उसकी ओपीडी अभी नहीं खुली है, तो कितनी गंभीर परिस्थिति आप इसका अंदाजा लगा लें। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि आखिर किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, अगर कोई सेलिब्रिटी ट्वीट कर दे बाहर की तो उसको विदेशी फंडिंग से जोड़ दो, उसको कह दो कि हमारे इसमें दखलंदाजी कर रहे हैं, लेकिन इस संस्था की रिपोर्ट के ऊपर ये नहीं उठा सकते, इसमें कोई लकूना नहीं मिल रहा है इनको। इनके सारे प्रवक्ता भी चुप है, और गोदी मीडिया तो फिर गुलामी कर ही रही है। नहीं, केवल इस रिपोर्ट की बात नहीं है। अगर आप सरकार का पिछला पूरा 7 साल का लेखा जोखा देख लें, जो भी ऐसी रिपोर्ट है जो सरकार को नंगा कर देती है, जो सरकार की जो करतूतें हैं उनको जनता के सामने रख देती हैं, उस हर रिपोर्ट से ये सरकार बचती है, और इनका जो गोदी मीडिया है हर उस रिपोर्ट से बचता है। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो 2016 के बाद से इस सरकार ने एक बड़ा मजेदार काम किया है। जो भी आंकड़े हैं, पहले तो वो आंकड़े ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उन आंकड़ों को ही रोका गया है, और अगर किसी तरह से कहीं से भी आंकड़े आ जाते हैं तो वो उन पर चर्चा नहीं करते, दूसरी चीजों पर चर्चा करते हैं, उनको प्रमुखता से लाते हैं। सर, ये इनका सरकार। आखिर ये मीडिया, वो गोदी मीडिया तथा कथित बन चुके हैं, ये मीडिया अगर सवाल नहीं पूछेगी तो कौन सवाल करेगा? विपक्ष कर नहीं सकता, कौन सवाल करेगा? ये नहीं, देखिए, जिम्मेदारी तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी गोदी मीडिया या यूँ कहो कि मीडिया की है। पर इस देश में एक मैं अच्छी बात ये मानना हूँ कि आप जैसे जो साथी हैं, जो सोशल मीडिया के साथी हैं, जो सच्चाई को लोगों के सामने ला रहे हैं, जो जिम्मेदारी उस मीडिया को निभानी थी जो आज तलवे चाट रहा है सरकार के, गोदी मीडिया बन गया है, वो मीडिया की जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि आप कम से कम सच्चाई
सच्चाई सामने ला रहे हैं। सरकार की केवल एक विषय पर नहीं है। अगर आप देखें तो सरकार ने थोड़े से आए थे, करीब 2015-16 के आसपास जनगणना के कुछ आंकड़े थे, जातिगत जनगणना के आंकड़े थे। वो कैसे पता नहीं मीडिया में थोड़ा सा जो है बाहर निकल आए, उसके अलावा वो रोक दिए गए, कहीं आने नहीं दिए गए। इसी तरह से जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं 2019 के चुनाव से पहले, वो सारे आंकड़े रोक दिए गए। हेलीकॉप्टर केस, वो सारी सब चीजें रोक दी गई हैं। तो ये हमेशा मतलब इनका मकसद ये है कि जो एक प्रजातांत्रिक देश में, एक लोकतंत्र में लोगों को जानने का अधिकार है, लोगों के पास में सही बात पहुंचे, सही सूचना पहुंचे, उन सारी चीजों को ये बंद कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो ये जो RTI एक्ट है, इस सरकार ने इस बार दोबारा आने के बाद में 2019 के बाद में सबसे पहले उस RTI एक्ट को खत्म किया, बर्बाद कर दिया उसको पूरी। आज की तारीख में अगर आप सूचना लेना चाहो, आपको सूचना नहीं मिलेगी सरकार से किसी भी तरह की। दूसरा यही नहीं है, जो UAPA कानून है, और ये जो आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले नोटिस देख रहे हैं ट्रैक्टर का, और इतनी बड़ी बड़ी धाराओं में लगा रखा है, ये UAPA कानून इसीलिए लाया गया कि अगर लोकतंत्र के पक्ष में कोई बोलता है, कोई अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करता है, कोई आंदोलन करता है, कोई जो भी सरकार गलत करी उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी जुबान को कैसे बंद किया जाए। तो जब आप लोगों की जुबान बंद करेंगे, लोगों को सूचनाएं नहीं देंगे तो गलत देंगे, आप लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार प्रयोग नहीं करने देंगे, संसद में भी आप तानाशाही चलाएंगे, इससे बड़ा लोकतंत्र का नुकसान क्या हो सकता है, लोकतंत्र की हत्या और क्या हो सकता है। UAPA तो जानकारों का कहना है कि वो सिमिलर एक्ट है जैसे अंग्रेजों का रूलेट एक्ट था। नहीं, निश्चित रूप से भाई उससे भी खतरनाक है। देखिए, अंग्रेजों के विषय में आप कितना ही कह लीजिए, लेकिन आप तो अपने ही देश के हो, ये आप ही के नागरिक हैं। और आप कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों ने, अधिकतर किसानों ने मुझे वोट दिया, तो जिन किसानों ने वोट दिया उन्हीं का गला काट रहे हो आप। यही है आपकी मतलब किसानों के प्रति जो है, जो सम्मान देने वाली बात यही है कि जिन किसानों ने आपको बनाया, हालांकि इन किसानों को भी भ्रम है, बने ये EVM से हैं, EVM मशीन में लूट करके ये बने हैं, अन्यथा इस देश में सरकार BJP की कभी बन नहीं सकती। फिर भी अगर तुम कह रहे हो, मान लेते हैं इन किसानों ने वोट दिया, इनकी गर्दन काट दी, मजदूरों ने वोट दिया, मजदूरों की गर्दन काट दी। आप देखते हैं श्रम कानून लेकर आई सरकार और श्रमिकों के जितने अधिकार हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? और इसका बहुत सीधा सा है, इस देश में मोदी जी राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, जैसे चीन में पुतिन बैठे हैं, वो रशिया में पुतिन बैठे हैं, और यहाँ पे चीन में शिंजो जो है वो बैठे हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये सब के सब आजीवन बन के बैठे हैं सत्ता में, वही मोदी जी बन के यहाँ बैठना चाहते हैं। और ये राजतंत्र में संभव है, लोकतंत्र में संभव नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अब इस देश के प्रत्येक नागरिक पर है। इसीलिए जिस किसान आंदोलन में आज आप और हम खड़े हैं, और किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया है, ये वाकई में केवल किसानों की आज़ादी का नहीं, भारत की आज़ादी का दूसरा आंदोलन है। ये भारत की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। सबको इसमें साथ देना चाहिए। तो हमारे साथ थे वकील साहब